कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं होती और कुछ लौट कर आती हैं। हॉरर स्टोरी टीवी। रात के 11 बजे बज रहे थे। वैशाख की वो रात अपनी गर्मी और भारीपन के साथ धुंधली गांव के उस कोने पर ठहर गई थी जहां मक्के के खेत दूर तक फैले थे। मक्के की उन लहलहाती हुई बालियों की खुशबू, जो इस समय किसी भी इत्र से ज्यादा सुकून देने वाली होती है, आज हवा में अजीब सी सिहरन घोल रही थी। पूरा गांव सो चुका था। सिर्फ पगडंडी पर झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। मदन अपनी पुरानी लोहे की लालटेन थामे खेत की तरफ बढ़ रहा था। लालटेन की कांच पर जमी कालिक से जो पीली रोशनी निकल रही थी, वो मक्के के ऊंचे तनों पर ऐसी अजीब परछाइयां बना रही थीं, जैसे कोई बड़ा सा साया छिपकर उसे देख रहा हो। मदन की अपनी परछाई भी आज उससे कुछ अलग बर्ताव कर रही थी। कभी बड़ी हो जाती तो कभी अचानक संकुचित होकर गायब हो जाती। आज रात कुछ तो अलग है। हवा में भी वो मिठास नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरन की बदबू है। मक्के के पत्ते भी जैसे आपस में कोई राज छुपा रहे हैं। जब मदन मचान की सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे आग की धुनी सुलग रही थी। धुएं के गुबार के बीच सोम और गोविंद बैठे थे। दोनों के चेहरे आग की रोशनी में और भी डरावने लग रहे थे। अरे भाइयों, तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? मचान के नीचे ऐसे गुमसुम बैठे हो जैसे कोई भारी मुसीबत आने वाली हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुसीबत ही समझो मदन भाई। इन मक्के की बालियों को देखो, यह पूरी तरह पक चुकी हैं। कल परसों में कटाई शुरू होनी है, पर मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। आज की रात गुजारना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं लग रहा। अरे सोम, तू इतना डरपोक कब से हो गया? हमने कई फसलें काटी हैं। तूने तो हमेशा कहा है कि ये खेत ही हमारी माँ है। फिर डर किस बात का? डर मां का नहीं, उन लोगों का है मदन भाई, जिनकी नजर हमारी मेहनत पर है। गांव के उस पार वाले सपेरों के खेत में जो हुआ, तुमने नहीं सुना? किसी ने रात के अंधेरे में पूरे खेत में आग लगा दी। वो बेचारा साल भर का अनाज जलकर राख हो गया। हम तो बस उसी अनहोनी के डर से पहरा दे रहे हैं कि कहीं कोई जलनखोर इस फसल पर आग न लगा दे। बात तो तूने 16 आने सच कही है गोविंद। इस खेत की मिट्टी में हमारा खून पसीना है। कोई परिंदा भी बिना अनुमति के पर न मार सके, ये हमारा प्रण है। खैर, तू अकेला नहीं है। आज की रात मैं भी तुम्हारे साथ हूं। 3 लोग रहेंगे तो पहरा भी मजबूत होगा और डर भी पास नहीं पटकेगा। तीनों आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। आग की लपटें उनके चेहरों पर ऐसे नाच रही थीं जैसे वे किसी आने वाले साए का संकेत दे रही हों। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। तभी खेत के दक्षिणी कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। सूखे पत्तों के चटकने की वो आवाज ने तीनों को चौकन्ना कर दिया। मदन ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी की एक हल्की लकीर दूर तक गई और वहां उन्हें एक सुनहरा हिरन दिखाई दिया। वो बड़े इत्मीनान से मक्के के पौधों के बीच चल रहा था। अरे, इस आधी रात को यह हिरन यहां क्या कर रहा है? कौन ऐसा सिरफिरा है जो इतनी रात को अपने मवेशी चरा रहा है? या फिर यह जंगली जानवर है? तू बातें मत कर गोविंद, जा जल्दी उसे भगा। अगर ये अनाज को रौंद गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। गोविंद अपनी लाठी लेकर उठा और उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हिरन बहुत अजीब था। वो भाग नहीं रहा था, बस गोविंद से कुछ कदम आगे आगे चलता जा रहा था। वो एक घनी झाड़ी की ओट में मुड़ा। गोविंद जैसे ही उस झाड़ी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पैरों तले की जमीन कांप गई। वहां कोई हिरन नहीं था। झाड़ी के पीछे सिर्फ खाली जमीन थी और धूल का एक हल्का गुबार। गोविंद कांपते हुए वापस मचान पर आया। भाइयों, वो हिरन! वो वहां नहीं था। वो अभी तो मेरे सामने था, फिर अचानक कहां गायब हो गया? ये कोई माया है। अबे ओ गोविंद, तू नींद में झपकी ले गया होगा। भला जीता जागता हिरन कहीं गायब होता है? तू बहुत थक गया भाई। रात का पहर और भी भारी हो गया था।
मदन, सोम और गोविंद अभी भी उसी मचान के नीचे बैठे थे जहां धुनी की आग अब सिर्फ अंगारे बनकर रह गई थी। चारों तरफ पसरा सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई अदृश्य ताकत सांसें थाम कर खड़ी हो। लेकिन उस भारीपन के बीच भी दोस्तों ने डर को झटकने के लिए हंसी का सहारा लिया था। अरे सोम, तूने देखा जब गोविंद उस हिरण के पीछे लपक रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई भालू शहद के पीछे पागल हो गया हो। तू तो लाठी ऐसे घुमा रहा था जैसे किसी की हड्डी तोड़ने जा रहा हो। भाई, गोविंद भाई को बस बहाना चाहिए अपनी लाठी की कसरत करने का। और वो हिरण, भाई क्या गजब की फुर्ती थी उसमें। ऐसा लगा जैसे कोई परिलोक से आया जानवर हो। वैसे भी यार, इतनी रात को हिरण देखना शुभ होता है। सुना है वो समृद्धि लाता है। हाँ भाई, पर वो समृद्धि अभी गायब हो गई, और अगर वो समृद्धि दोबारा आई तो मैं तो अब उसे भगाने नहीं वाला। अब वो मेरी फसल खाए या मुझे खाए, मैं तो यहीं मचान पर बैठा रहने वाला हूं। तीनों की हंसी की आवाज मक्के के खेतों में गूंजी और फिर अचानक शांत हो गई। उस हंसी के बाद सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। तभी गोविंद की नजर खेत के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी। सफेद वहां खड़ी थी। उसके सींग चांद की तरह चमक रहे थे। वो इतने इत्मीनान से खड़ी थी जैसे वो वहां की मालकिन हो। अरे वो देखो, गाय! सोम, लग रहा है आज पूरा जंगल का मेला हमारे खेत में ही लगा है। पहले हिरन, अब ये गाय। लगता है सेठ जी ने हमें चौकीदार के साथ साथ चरवाहा भी बना दिया है। भाई, ये कोई साधारण गाय नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं और ये बिना किसी डर के, बिना किसी चरवाहे के यहां खड़ी है। इसकी आंखों को देख, वो हमारी तरफ नहीं बल्कि बिल्कुल आर पार देख रही है। भाई, मुझे तो ये गाय नहीं लग रही। इतनी सफेद, इतने नुकीले सींग, और ये जो शांत खड़ी है, ये पक्का किसी की पालतू होगी जो रस्सी तोड़ कर आ गई होगी। देख भाई, मैं तो इसे भगा कर ही आऊंगा। आज तो लाठी भी मेरी है और हिम्मत भी। अरे रुक जा गोविंद, तू तो फिर शुरू हो गया। देख, वो हिल भी नहीं रही है। तू जा, पर संभल कर। कहीं ये गुस्से वाली निकली तो कल सुबह हमारी फोटो अखबार में आएगी। चौकीदार को गाय ने किया घायल। गोविंद मचान से उतरा और धीरे धीरे उस गाय की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी लाठी हवा में लहराई और तेज आवाज में कहा, हुश हुश, यहां से निकल। लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। जैसे जैसे गोविंद उसके करीब पहुंचता गया, मचान पर बैठे मदन और सोम को लगा कि मौसम का पारा गिर रहा है। आग की बची खुची लपटें नीली पड़ने लगी थीं। गोविंद गाय के बिल्कुल पास पहुंच गया था। वो अपना हाथ गाय की गर्दन पर रखने ही वाला था कि तभी ये गाय इतनी ठंडी क्यों है, जैसे बर्फ छू ली हो। गोविंद ने जैसे ही लाठी गाय को छुई, गाय का शरीर मखमली नहीं बल्कि कड़ा और पत्थर जैसा लगा। तभी उस गाय ने अपना सिर धीरे से घुमाया। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी रक्तिम चमक थी। जैसे ही गाय ने की एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकाली, गोविंद का हाथ हवा में ही जम गया। उसके हाथ से लाठी छूट कर गिर पड़ी। मदन और सोम ने देखा कि गोविंद हिल नहीं पा रहा था। उस गाय का शरीर धुंधला पड़ने लगा था। जैसे पानी में डाली हुई स्याही धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही वो विशालकाय गाय मक्के के तनों के बीच पिघलने लगी। गोविंद के चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें थीं जो इंसान तब देखता है जब वो यमराज के करीब हो। गोविंद, अरे भाई क्या हुआ? लाठी क्यों छोड़ दी? उसे भगा और वापस आ। मदन, वो गाय नहीं थी, वो कोई रूह थी। मेरा हाथ अभी भी सुन्न पड़ा है। वो पत्थर जैसी ठंडी थी। मैंने कहा था ना, यह सब माया है। पहले हिरन, फिर ये गाय। ये खेत नहीं, ये कालिया डबरा का सबसे बड़ा नर्क है। चलो यहां से, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। नहीं सोम, अगर हम अभी यहां से भागे तो वो पुरुष छलावा हमें नहीं छोड़ेगा। अब हम तीनों साथ हैं। अब जो भी होगा हम तीनों मिलकर देखेंगे।
कोई कहीं नहीं जाएगा। मचान के नीचे अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। गोविंद का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आग की वो धुनी जो कुछ देर पहले तक उन्हें गर्माहट दे रही थी अब बुझ चुकी थी और वहां से निकलने वाला नीला धुआं मक्के के खेतों में किसी नाग की तरह फैल रहा था। मदन और सोम ने गौर किया कि मक्के की ऊंची ऊंची बालियां अब हिलना बंद कर चुकी थीं, जबकि हवा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मदन भाई, वो गाय, वो तो हवा में घुल गई। अब वो सन्नाटा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे फसल के बीच से हजारों आंखें हमें देख रही हैं। सोम, डर मत, लाठी थाम और आग की तरफ देख। जब तक हम साथ हैं ये भ्रम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी खेत के उत्तरी कोने से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई भारी जूतों वाला इंसान गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मदन ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और रोशनी उस तरफ फेंकी। वहां मक्के के पौधों के बीच वही सफेद गाय दोबारा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके बगल में वही सुनहरा हिरण भी खड़ा था। दोनों जानवर स्थिर थे जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। वो देखो, दोनों एक साथ, ये हमें बुला रहे हैं। ये हमें खेत के उस अंधेरे कोने में ले जाना चाहते हैं। नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सिर्फ एक छलावा है। अचानक उन दोनों जानवरों के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगा और एक ऊंची मर्दाना आकृति में बदलने लगा। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा पुरुष खड़ा हो गया। शरीर पर फटे हुए पुराने कपड़े थे जो जगह जगह से जले हुए लग रहे थे। उसकी आंखों से नफरत की वैसी ही लपटें निकल रही थीं जैसे धधकती हुई भट्टी से निकलती हैं। वातावरण में अचानक भारी जूतों की आवाज गूंजी जो कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। बहुत पहरा दे लिया तुम लोगों ने, पर आज ये फसल खलिहान तक नहीं पहुंचेगी। आज ये खेत मेरी चिता की आग में फिर से जलेगा। कौन है तू और हमारी साल भर की मेहनत को क्यों जलाना चाहता है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं किया, पर इस गांव की मिट्टी ने मेरे साथ गद्दारी की है। 15 साल पहले इसी मक्के के खेत के बीच मेरी कुटिया थी। गांव वालों ने अपनी रंजिश निकालने के लिए आधी रात को मेरे खेत में आग लगा दी थी। मैं अपनी फसल बचाते बचाते उसी आग में झुलस गया था। आज जब जब यहां फसल पकती है मेरी रूह को वही जलन महसूस होती है। मैं किसी का घर अनाज से भरने नहीं दूंगा। उस पुरुष साय ने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक खेत की सूखी मिट्टी उड़ने लगी और एक बवंडर बन गया। मदन, सोम और गोविंद को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला घूंट रहा हो। वे तीनों हवा में ऊपर उठने लगे। उनके पैर जमीन से कट चुके थे। वे बेबस होकर तड़प रहे थे। तभी मचान के ठीक पीछे से एक दिव्य सफेद रोशनी फूटी। उस रोशनी के बीच से गांव के पुराने मुखिया जी की रूह प्रकट हुई। मुखिया जी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रुक जा धनीराम, इन बेगुनाहों का गला छोड़ दे। ये वही मेहनत कर रहे हैं जो तू कभी किया करता था। मुखिया जी के कहते ही तीनों किसान धप से जमीन पर आ गिरे। वे खांसते हुए अपनी जान बचाने के लिए सांसें लेने लगे। वो पुरुष छलावा जिसे मुखिया जी ने धनीराम पुकारा था थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों की आग थोड़ी धीमी पड़ी। मुखिया जी, आप यहां? आपने देखा था मुझे जलते हुए, फिर भी आपने उन गुनहगारों को सजा नहीं दी थी। आज मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मरे हुए लोगों को जलाकर नहीं मिलता धनीराम। अगर तू इनका अनाज जलाएगा तो तू भी उन्हीं लोगों जैसा बन जाएगा जिन्होंने तेरी कुटिया जलाई थी। ये बच्चे किसान हैं, इनका पसीना अनमोल है। इनकी मेहनत की कद्र कर और अपनी भटकती रूह को शांत कर। धनीराम का साया धीरे धीरे छोटा होने लगा। उसने एक आखिरी बार मक्के के लहलहाते खेत को देखा और फिर मुखिया जी के चरणों की धूल को छूकर
धीरे धीरे धुंधला होने लगा। पलक झपकते ही वो काला साया और वो सफेद रोशनी दोनों गायब हो गए। रात की ठंडी हवा अब दोबारा चलने लगी थी। झिंगुरों की आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि मधुर लग रही थी। मदन, सोम और गोविंद ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्हें पता था कि आज उनकी फसल की रक्षा स्वयं उस रक्षक ने की है जो आज भी अदृश्य रूप में गांव का भला चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें।